हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम बात करते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज़ों की, क्योंकि नीट इज एनसीईआरटी बेस्ड। इसी में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाए। जब मैं हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए तो कैसे पढ़ा जाए, इसी पे आज बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। ऑल्सो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बायो की, क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के लिए स्टार्ट हो रही है 18 जन से। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए मेक श्योर यू रजिस्टर। द नंबर इज 7755004404। टिकर पे भी आपको नंबर मिल जाएगा इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो बहरहाल अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है, बायो की स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी। एनसीईआरटी बेस्ड है, सीबीएसई बेस्ड है, ट्रस्ट मी, ऑल ओवर द नेशन। ठीक है, इंडिया में कोई भी अगर आप बोर्ड की बुक उठा के देखेंगे, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, बट ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे होता है। साथ ही अगर मैं बात कर रही हूँ एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी इज ईजियर कंपेयर टू अदर्स। मैं खुद दूसरे बोर्ड से पढ़ी हूँ, बट एनसीईआरटी कंपैरेटिवली इजी है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, किस तरीके से पढ़ना है इस बारे में बात कर लेते हैं। पहला, सबसे पहली जो चीज है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, आपको नीट के लिए क्लास 11 जो है दोनों चाहिए, एक सिरे से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, जो आपका ऑर्डर दिया हुआ है बुक में, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 11 में सबसे पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। फिर आपकी स्ट्रक्चरल ये है कि किस तरीके से आपकी मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है। तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर को एज इट इज रखिए। ठीक है, कहीं से भी कोई भी यूनिट उठा के पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज अगर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तभी आप ऊपर जाएंगे, राइट। सो ऑर्डर जो है आपका, ऑर्डर कीप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब ये चीज क्यों है, अब देखिए, अगर आप सेल नहीं पढ़ेंगे, अगर आप सेल नहीं पढ़ेंगे तो आप जब जेनेटिक्स तक जाएंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे पहले, उससे कहीं पहले आप इवन जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब भी आपके लिए सेल की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं माइटोसिस की, मियोसिस की, प्रोफेज, टेलोफेज, तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी, आप आगे की जो नॉलेज है वो नहीं समझ पाएंगे। तो जो ऑर्डर है एनसीईआरटी का, जो ऑर्डर है वो एज इट इज रखिए। डोंट गो कि हम लोग पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लें या ये कर लें, हम बायोटेक्नोलॉजी कर लें। जिस तरीके से ऑर्डर है, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम वो ऑर्डर को एज इट इज रखिए। मेक श्योर वो ऑर्डर वैसा ही चलता जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इस क्रम में अगर आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सेकेंड, कंपेयर योर टेक्स्ट बुक्स। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं, ठीक है, अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं, जो भी स्टेट बोर्ड है आपका, या इवन आईसीएसई वगैरह है, आप अपनी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी को एक बार कंपेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी। जैसे मैंने पहले कहा, जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप अगर अपनी भी टेक्स्ट बुक को कंपेयर कर लेते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी सिमिलर होंगी एनसीईआरटी में। कुछ हो सकता है डिफरेंट हो सकता है एक दो पॉइंट एनसीईआरटी में ज्यादा हो या नहीं हो, तो अगर वो आप कंपेयर कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। थर्ड, कीप अ बायोलॉजी डिक्शनरी। आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ना, इवन जो नॉवेल्स होते हैं, वो पढ़ना कब छोड़ देते हैं, वो पढ़ना तब छोड़ देते हैं जब उनको समझ नहीं आता, जब उनको वर्ड्स का मीनिंग समझ नहीं आता। ठीक है, अब ऐसे में अगर आप कोई रीजनल बोर्ड से हैं, या आपकी जो लैंग्वेज है वो अगर आपकी इंग्लिश नहीं है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर बाइंग एनसीईआरटी इन रीजनल लैंग्वेजेस। जैसे एनसीईआरटी गुजराती आती है, हिंदी आती है, तो आप वो भी पिकअप कर सकते हैं। दोनों को पैरेलली रखिए, समझिए। देखिए, चीजें आपके लिए कब आसान होंगी, जब आपको समझ में आने लगेगी। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपके लिए वो चीज डिफिकल्ट रहेगी। कोई भी चीज हो,
अगर आपको आज कोई चीज़ बनानी है, रेसिपी बनानी है कोई, ठीक है, अगर आपको रेसिपी नहीं पता है, नहीं समझ में आई, आप नहीं बना सकते, एज सिंपल एज दैट। तो वर्ड्स के मीनिंग्स पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। बायोलॉजी की डिक्शनरी लीजिए, स्पेसिफिक बायोलॉजी की डिक्शनरी लीजिए, एनसीईआरटी रीजनल लैंग्वेज में अगर आपकी अवेलेबल है वो लीजिए एंड कंपेयर करिए। नहीं समझ आता है फिर भी अपने टीचर्स को पूछिए, ठीक है। एनसीईआरटी पे एम्फेसिस इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज नीट उसी पे बेस्ड होता है। अगर आप उसको स्किप करते हैं देयर इज नो अदर वे कि आप नीट को एस कर पाएंगे। बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हर कोई ये कहता है कि हम नीट बेस्ड हैं, हर कोई ये कहता है हम एनसीईआरटी बेस्ड है, बट एक्चुअल में जब आपके पास एनसीईआरटी है तो आप कोई और स्टडी मटेरियल क्यों पढ़ेंगे, राइट? जो एटलीस्ट आपके पास पहले से अवेलेबल है उसको तो पढ़ लीजिए। अब ये क्योंकि समझ में नहीं आता है हम 100-10 और मटेरियल खरीद लेंगे कि हाँ चलो इसमें समझ आ जाएगा, उसमें समझ आ जाएगा। अल्टीमेटली लैंग्वेज तो एक ही चीज़ है, अल्टीमेटली वर्ड्स तो सेम है। तो यहाँ पे अगर आप बायोलॉजी डिक्शनरी यूज़ करते हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हैंड बुक, शॉर्ट बुक, रिविजन बुक बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन सब में वर्ड्स तो वही होंगे। माइटोसिस माइटोसिस ही होगा, राइट? इंक्लूजन बॉडीज ही होंगी, है ना? तो इस तरीके से अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तब आपके लिए चाहे कोई भी बुक हो हमेशा चीजें आसान हो जाएंगी, राइट? नेक्स्ट इज योर फोर्थ पॉइंट, मेक योर ओन नोट्स। जब हम लोग पढ़ते थे, राइट, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन मेकिंग माई ओन नोट्स। 6-7 में जैसे आप बड़े हो जाते हैं, जब टीचर्स आपको बोर्ड पे पढ़ा देते हैं, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, यू हैव टू मेक योर ओन आंसर्स, गाइड से, डाइजेस्ट से कॉपी नहीं कर रहे हो अगर आप, तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। क्यों? क्योंकि तब हम उसमें ऐसी चीज़ें और इनपुट कर सकते हैं जो शायद हमको और समझ आई हो। देख के तो सभी लिख लेंगे, टीपना या जिसको कहते हैं कॉपी करना वो तो सभी कर लेंगे, ठीक है। अगर आप टाइम रहते हुए अपने नोट्स बनाते हैं तो जब आपका टाइम आ रहा होगा नियर कि अच्छा चलिए नीट आ रहा है अब, तो उस टाइम में अगर आप रिविजन के लिए अपने नोट्स उठाएंगे आपके लिए इजी होगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर आप लिख लेते हैं, इफ इट गोज ऑन योर पेपर थ्रू योर पेन, आपका दिमाग उसको रजिस्टर कर देता है। कोशिश करिए आज कोई भी एक नई चीज़ पढ़ने बैठिए, उस टॉपिक को उठाइए, कोशिश करिए उसको कि आप लिख के निकालें। अगर आप लिख लेंगे यू विल सी दैट यू विल रिटेन इट, यू विल रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो मेक योर ओन नोट्स। जो भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लोगों को रिप्रोडक्शन लगता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन लगता है, इकोलॉजी लगता है, आप लिख लीजिए। लिख लेंगे जितना उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे। तो जहाँ पे हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं वहीं पे अगर हम लिखना भी शुरू कर देंगे हमारे लिए बहुत सही होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, मैंने बच्चों को देखा है कि वो अलग अलग हाइलाइटर्स लेके बुक में ही लगे पड़े रहते हैं, कहीं ग्रीन हाइलाइटर, कहीं लेमन हाइलाइटर, पिंक हाइलाइटर, साथ ही साथ पेंसिल से कहीं कुछ लिखा हुआ है, ब्लू पेन से कुछ लिखा है, ब्लैक से कुछ लिखा है, ना पूरी बुक जो है कलरफुल कर देते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। क्यों? आपने अपने नोट्स बनाएंगे, अलग से बुक में नोट्स बनाएंगे, भले आप कोई भी स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी को आपने इस तरीके से पूरा कलरफुल कर दिया। नाउ व्हेन यू गो टू रिवाइज अगेन, अगर आप फिर से पढ़ने बैठोगे, वो जो इतना बेतरतीब है, इट रफल्स योर माइंड अप। आप जब पढ़ने बैठो मेक श्योर कि आपके पास उतनी एनर्जी हो, आपका माइंड साउंड हो, काम हो। इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठना चाहिए। क्यों? ताकि हमारा जो ब्रेन है तो उस टाइम काम रहता है। दिन भर की थकान के बाद अगर आप पढ़ेंगे ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो यही चीज़ है, बुक्स को गंदा करना छोड़ दीजिए, बुक्स को गंदा करना छोड़ दीजिए उनमें, क्योंकि जब आप दोबारा रिवीजन करने बैठेंगे हर जगह तो आपने मेन पॉइंट बनाया हुआ है, हर एक चैप्टर में आपने घुसा घुसा के एक एक जगह लिखा हुआ है। सो हाउ विल यू रिमेंबर व्हिच वाज द मेन पॉइंट? आपको फोकस जहाँ करना है वहाँ से तो फोकस है क्या आपका? इतनी ज़्यादा गंदगी कर दी है आपने। मतलब देयर आर स्टूडेंट्स जिनकी मैं बुक्स खोल के नहीं देख पाती हूँ बिकॉज आई फाइंड देम वेरी डिस्टर्बिंग। आई डोंट नो हाउ यू गाइज स्टडी फ्रॉम इट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग पेन से लिखे होंगे, अलग अलग पॉइंट्स लिखे होंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
Trust me, the only thing that is going to help you is if you make your own notes. अपनी बुक में जितना आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है, आप लिखिए, ताकि जब आप रिविजन करने बैठे डायरेक्टली एनसीईआरटी से, आपका फोकस एक जगह हो, ये कलर पे नहीं, वो कलर पे नहीं, है ना। जब भी हम बात करते हैं, पेरेंट्स बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका रूम होता है, ठीक है, देयर इज अ टेबल, प्रॉपर टेबल, स्टडी लैम्प होती है, सामने नोट्स के लिए चीज़ें होती हैं, क्यों? ताकि आपका माइंड फोकस्ड रहे, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव हियर। हमें एनसीईआरटी बायोलॉजी अगर पढ़नी है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए कि हम एक ही पर्टिकुलर चीज़ को कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, नोट्स बना लिए हमने, ठीक है, हमने ये सब चीजें कर ली। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? रीड, ठीक है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, मैं ये कहती हूँ कि आपको जब भी मौका मिले आप एनसीईआरटी पढ़ ली। इससे क्या होता है, चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। इवन टुडे व्हेन आई एम रीडिंग एनसीईआरटी, आई कम टू नो ऑफ सम ऑफ द अदर थिंग, कोई ना कोई चीज़ पता चलती रहती है कि हाँ अच्छा ये भी होता है, अच्छा वो भी होता है। ये नहीं है कि हमारे पहले बार पढ़ने में वो समझ में नहीं आई है, दिमाग जो चीज़ें रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो चीज़ें रजिस्टर कर रहा है वो अलग ही लेवल पे होती है। तो इसलिए जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्लैरिटी डेवलप होगी, यानी कि क्लियर होगी चीज़ें, समझ में आएंगी चीज़ें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज मच एज यू कैन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो भी कोचिंग जा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोचिंग नहीं भी जा रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे, टेक आउट सम टाइम। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैंने पहले भी कहा था, तब तो काफ़ी टाइम था, मैंने तब भी कहा था कि सैटरडे संडे एटलीस्ट 2 दिन हफ्ते में ऐसे रखिए जिसमें आप एनसीईआरटी के लिए टाइम निकालें। अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की स्पेसिफिकली, अगर कोई भी एक चैप्टर, लंबे से लंबा चैप्टर, आप चाहे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज उठा लीजिए, ठीक है, अगर आप वो चैप्टर रीड करने बैठेंगे, आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ठीक है। बायोलॉजी डिक्शनरी लेके बैठिए, एक बुक लेके बैठिए, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ा आपने, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा आपने लिख लिया, ठीक है, कोई वर्ड है जो समझ नहीं आया आपने लिखा, उसके सामने उसका मीनिंग लिख दिया। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड और रीड एनसीईआरटी, आप अपनी बुक खोल के बैठेंगे, तब भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आप तुरंत इससे उठा के देख सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब तो ये है, तो वो सेंटेंस एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू शुड रीड, कोई भी चीज़ हो। इवन अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं, अगर आप नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग जब बहुत छोटे थे क्लासिक्स होते थे, हमको लाइब्रेरी से क्लासिक्स मिलते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। इवन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, विलियम शेक्सपियर के प्लेज आ जाते हैं, यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ फ्यू वर्ड्स एट ऑल, तो डिक्शनरी यूज करते थे, वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। मेक यूज ऑफ ऑल दीज 5 स्टेप्स, ताकि आपकी जो रीड करने की क्षमता है, देखेंगे आप कि अगर आप वर्ड समझने लगेंगे, आपकी रीड करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। सो how to read NCERT biology is not a very big task or not a very big क्या कहूँ conundrum, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपको एक्चुअली इसको लेके बैठना पड़ेगा, आपको उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिसमें आप उसमें एक्चुअली इनपुट करेंगे अपनी मेहनत और थोड़ी बहुत अपनी समझदारी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें वहाँ पे बताइए कि आपको क्या डिफिकल्टी है, क्या प्रॉब्लम है, विल मेक श्योर कि हम आपकी उसमें भी हेल्प करें, ठीक है। एज ऑफ नाउ कोशिश करिए अभी से, स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड, वेरी इजी चैप्टर। कोई डिफिकल्टी आती है, यूज योर बायोलॉजी डिक्शनरी, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी थ्रू कमेंट्स। हम लोग जितना ईजी कर सकेंगे आपके लिए करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी फॉर योर नीड, very very important. Stay safe and take care.